चलिए, तो देखिए आज हम सीखेंगे आंकड़ों का अभिलेखन। यानी जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं? अंकों के समूह होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा है कि आंकड़े क्या होते हैं? अंकों के समूह होते हैं। तो आंकड़ों का अभिलेखन कैसे करेंगे, यानी आंकड़ों को कैसे हम दर्शाएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए हमने अपने क्लास के 10 विद्यार्थियों को, सभी लोग हैं ना, सबके नाम है ना? अक्षय, विवेक, सत्यम, प्रीतम, चंद्रदीप, प्रिया, पिंकी, करिश्मा, रोशनी, नेहा। तो सबका नाम तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का नाम है, ठीक है? अब सबका नाम कैसे लिखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो विवेक मॉनिटर है भी, ठीक है? तो हमने क्या किया, यानी हमने विवेक से कहा कि विवेक इस क्लास में आपको एक काम करना है कि एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर हमें 10 विद्यार्थियों में इन जिनका नाम है अक्षय, विवेक, प्रीतम, सत्यम, प्रीतम, चंद्रदीप, प्रिया, पिंकी, करिश्मा, नेहा, इनको कौन कौन सी मिठाई पसंद है वो हमको बताइए, ठीक है? तो विवेक क्या करेंगे, पहले सबका नाम लिखेंगे, ठीक? कागज पे सबका नाम लिखेंगे। क्या करेंगे विवेक, बताइए? यही करेंगे ना? पहले सबका कागज पे नाम लिखेंगे, सबसे पूछेंगे अक्षय को क्या पसंद है, बर्फी पसंद है, विवेक को पेड़ा पसंद है, सत्यम को बर्फी पसंद है, प्रीतम को भी बर्फी पसंद है, चंद्रदीप को गुलाब जामुन, प्रिया को जलेबी, पिंकी को पेड़ा, करिश्मा को पेड़ा और रोशनी को गुलाब जामुन और नेहा को पेड़ा। ये पसंद है सबको, पूछ लिए, ठीक है? तो सबका मिठाई का नाम भी लिख लिए और हमारे पास लेके चले आए, हमारे पास लेके चले आए। तो हमने देखा, तो हमने कहा विवेक ये काम तो आपने बहुत सही किया कि इसको देखकर हमें ये पता चल जा रहा है कि किसको कौन सी मिठाई पसंद है, ठीक है? लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि कितने लोगों को बर्फी पसंद है, कितने लोगों को पेड़ा पसंद है, अगर विवेक से हम पूछ दें कि विवेक कितने लोगों को पेड़ा पसंद है, कितने लोगों को जामुन पसंद है, कितने लोगों को बर्फी पसंद है, कितने लोगों को जलेबी पसंद है, तो फिर विवेक को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 लोगों को बर्फी ना, तो 3 लोगों को बर्फी। पेड़ा के लिए फिर गिनेंगे 1 2 3 4 लोगों को पेड़ा, ठीक है? तो हम कहेंगे विवेक फिर से बनाइए, फिर से ऐसा आंकड़ा बनाइए कि जिससे ये पता चल जाए कि कितने लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है, संख्या पता चल जाए, ठीक है? तो विवेक ने ये आंकड़ा तो बनाया, इसमें नाम से बनाया। अगला आंकड़ा, ये पहला आंकड़ा है, अब दूसरा आंकड़ा फिर बनाए, उसमें लिख दिए, अपना दिमाग लगाए और लिख दिए बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी, और गिन गिन कर इसमें लिख लिए बर्फी कितने लोगों को पसंद है। देखिए 1 2 3, 3 ही लोगों का, 1 2 3, 3 ही लोग ना, तो 3 ठो ऐसे निशान बना दिए। पेड़ा कितने लोगों को पसंद है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 ठो ऐसे निशान बना दिए। और गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है, 1 2 लोगों को गुलाब जामुन पसंद है। और जलेबी कितने लोगों को पसंद है, 1 लोग को। देखिए सब हो गए, 3 4 7 2 9 1 10। तो ये आंकड़ा अगर विवेक ने बनाया, तो अगर हम पूछें कि विवेक कितने लोगों को बर्फी पसंद है, तुरंत कहेंगे कितने लोगों को, 1 2 3 लोग। विवेक कितने लोगों को पेड़ा पसंद है, 4। विवेक कितने लोगों को जामुन पसंद है, 2। विवेक कितने लोगों को जलेबी पसंद है, ठीक है? क्योंकि हमें जब दुकान से कोई, जैसे 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त, मान लीजिए हमारे यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए हमें बर्फी, पेड़ा, जामुन, जलेबी
सब मंगाना है। तो कितने बच्चों को बर्फी मंगाएंगे, कितने बच्चों को पेड़ा मंगाएंगे, कितने बच्चों को जामुन मंगाएंगे, ये डाटा हमारे दिमाग में होगा तब ना पता चला। अपने मन से लेके चले आए, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सही सही आंकड़ा के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसको क्या पसंद है। तो इस आंकड़े से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को बर्फी पसंद है, कितने लोगों को पेड़ा पसंद है, कितने लोगों को जामुन पसंद है, कितने लोगों को जलेबी पसंद है। तो विवेक ने कहा, हमने कहा कि विवेक ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है, इससे नाम पता चल जाएगा। लेकिन सबसे सही आंकड़ा में हमको नाम से मतलब नहीं होता। याद करिए, आंकड़ों में क्या संग्रह होता है? संख्याओं का संग्रह। याद है? आंकड़ों में नाम से कोई मतलब नहीं होता खास। आंकड़ों में संख्याओं का संग्रह होता है, जिससे कोई सूचना पता चल जाए, उसका उद्देश्य निश्चित हो। ठीक है? तो इसका मतलब हमने क्या देखा? इसका मतलब हमने ये देखा कि ये आंकड़ा संख्या के रूप में है कि नहीं। तो हमने विवेक से कहा कि ये आंकड़ा आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसी आंकड़े को हमने बताया कि इसको थोड़ा सा और बेटर बना देंगे। ये जो गोल गोल बनाए हैं, कोई एक निशान बना दीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे निशान बना दिए, 1 2 3। बर्फी में कितने लोगों का है? 3। पेड़ा में 1 2 3 4। जामुन में कितने लोग हैं? 1 2। और जलेबी में 1 लोग। ऐसे निशान बना दिए। ठीक है? आगे चलेंगे तो देखिए, अगर ये संख्या ज्यादा होती, ठीक है, ये कम है तो ठीक ठीक। अगर मान लीजिए ये संख्या 20 होती, मान लीजिए संख्या, पहले उसका चक्कर छोड़िए, पहले इतना समझ गए कि नहीं? तो ये जो गोल गोल था, इसके लिए हमने एक निश्चित निशान बना दिया कि विवेक आप अंकों के लिए ऐसे निशान बनाइए। कैसे निशान बनाइए? ऐसे। लेकिन फिर आगे चल के समस्या होने लगी। आगे चल के क्या समस्या होने लगी? यहां तक तो क्लियर है। आगे चल के समस्या ये होने लगी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 की जगह 1 2 मान लीजिए यहाँ 3 3 4 7 1 8 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 8 11 हो गया। अब यहाँ पर ढेर सा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हम अपना कोई ऐसा निशान बनाएंगे। ठीक है? अब इसके लिए अब टीचर ने बताया या हमने बताया विवेक को। विवेक कहें कि अगर सर मान लीजिए यहाँ पर 9 लोग हो गए, यहाँ पर 9 लोग हैं ना? नहीं, 3 4 7 1 8 लोग। अगर यहाँ पर बर्फी खाने वाले 8 लोग हो गए, पेड़ा खाने वाले 4 4 8 11 लोग हो गए, जामुन खाने वाले 6 लोग हो गए, जलेबी खाने वाले 4 लोग हो गए, तो सर अगर इतने लोगों का आंकड़ा बनाना होगा तब क्या करेंगे? बताइए, अपने दिमाग से सोचिए, तब हम क्या उत्तर देंगे? कहेंगे कि 10 ठो सही का निशान लगाइए, 20 ठो सही का निशान लगाइए, तब तो निशान लगाते ही रह जाएंगे। तो हमने ये बताया कि ये जो सही का निशान, पहले विवेक ने गोला बनाया। विवेक ने क्या बनाया? इसको गोला बना के, बिंदी बना के किया। फिर शिक्षक हमने क्या बताया कि आप इसको ऐसे टिक कर दो, तब भी सही है। उसके बाद भी समस्या आने लगी, तो ये कहा गया कि ये लाइन खींच लीजिए। जैसे 4 के लिए 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और 5 के लिए 1 2 3 4 लिख के ऐसे कट कर दीजिए। ये कितना हो गया? 5।
6 के लिए 1 2 3 4 5 और एक 6, समझ रहे हैं? 4 लिखकर ऐसे काट देंगे तो ये 5 हो गया। 7 के लिए 1 2 3 4 5 और एक 2 7। 8 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। 11 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 11। 12 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। 13 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। 14 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। 15 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से निशान बनाना थोड़ा सा आसान हो गया कि नहीं? थोड़ी सी दिक्कत कम हो गई, समस्या कम हो गई। तो इसको हमने एक निशान से बनाया। 8 के लिए 1 2 3 4 5 हमने बता दिया कि ऐसे कर लीजिए, और 1 2 3 8 हो गए। यहाँ पर 11 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 11। यहाँ पर 6 है 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है? तो इसी का नाम है टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। क्या कहते हैं इसी को? टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। तो देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं टैली चिन्ह या टैली मार्क। हिंदी में भी इसको टैली मार्क लिखते हैं। तो ये बताइए, टैली मार्क का प्रयोग से अंकों का लिखना सरल हो गया या नहीं? टैली मार्क से संख्याओं को प्रदर्शित करना सरल हो गया। अब अगर विवेक से कहा जाए कि विवेक ये बताइए, इस तरह से नाम ढेर सा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बर्फी 8 लोगों को पसंद है तो 5 3 8 विवेक ऐसे लिख दिए, बता देंगे तुरंत। या ऐसे बना दिए हैं तो पेड़ा कितने लोगों को? 5 4 5 10 है कि 11 लोगों को पेड़ा पसंद है। गुलाब जामुन 5 1 6 लोगों को गुलाब जामुन पसंद है। जलेबी 4 लोगों को जलेबी पसंद है। ठीक है? तो ये टैली मार्क का मतलब समझ में आया। अगर किसी संख्या को टैली मार्क में बदलना होगा तो बदल लेंगे। जैसे 14 को टैली मार्क में बदलना, 15 को बदलना, 13 को बदलना। अच्छा मुझे एक बता दीजिए, यहीं पर बता दीजिए, 9 का टैली मार्क कैसे होगा? 9 का मुझे बता दीजिए। 1 2 3 4 फिर कट 5 1 2 3 4 हो गया। चलिए, आप लोग समझ गए ना? तो इस टैली चिन्ह को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चलिए तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे आंकड़ों की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? आंकड़ों की विशेषताएं। तो ये विशेषताओं में क्या है कि मुझे, अच्छा ये बताइए, पहले एक बात का जवाब दीजिए। विशेषताएं तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताइए, मान लीजिए गेहूं की उपज है, गेहूं क्या है? पैदा हो रहा है। ठीक है? तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और ये मान लीजिए प्रदेश 2 क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। प्रदेश 1 जो है वो उत्तर प्रदेश है, और प्रदेश 2 क्या है? बिहार। 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं पैदा होता है? क्या
मुझे ये बताइए कि अगर जितना 1 हेक्टेयर में जितना गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, क्या 1 हेक्टेयर में उतना ही गेहूं बिहार में भी पैदा होगा? सोचकर बताइए। ये हेक्टेयर नहीं समझ में आ रहा है, बिगहा समझ में आता है। 1 बिगहा में मान लीजिए 16 कुंटल गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, तो क्या बिहार में भी 16 कुंटल गेहूं पैदा होगा? बताइए, होगा? और कोई बताइए। बिहार में, यूपी में तो देखिए बारिश चौचक हो रही है, चौचक माने बढ़िया बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में बारिश हो ही नहीं रही है। इस समय हो रही है बिहार में बारिश? नहीं हो रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह, जैसे आपके यहाँ बंधा में जितना गेहूं पैदा हुआ उतना गेहूं घर पे भी पैदा होगा। जितना गेहूं घर पे पैदा हुआ 1 बिगहा में, उतना गेहूं बंधा पर पैदा होगा। बंधा तो आप लोग समझ रहे हैं, दूसरे लोग बंधा का मतलब नहीं समझेंगे। तो जितना गेहूं 1 बिगहा में चंदौली में पैदा हो रहा है, क्या उतना गेहूं 1 बिगहा में बनारस में भी पैदा होगा? कोई जरूरी तो है नहीं। हो सकता है बनारस में बारिश कम हो सकता है वहाँ की जलवायु कुछ दूसरी हो, ऐसा भी हो सकता है ना कुछ परिवर्तन होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रदेश में 1 हेक्टेयर में जितना गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है उतना गेहूं बिहार में भी पैदा हो। अगर बारिश कम हुआ तो वहाँ फसल प्रभावित भी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं ना है कि एकदम ये है कि 16 कुंटल यहाँ पैदा हुआ तो 16 कुंटल वहाँ भी पैदा हुआ। अरे खेत गड़बड़ रहेगा और वो कम हो सकता है, 1-2 कुंटल हो सकता है ना। तो जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े सदैव एक समान नहीं होते। आंकड़े कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। आंकड़े फिक्स नहीं होते। आंकड़े कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। याद रहेगा। ये सही गलत में पूछ सकता है, खाली स्थान भरने को पूछ सकता है कि आंकड़े सत्य असत्य में भी आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, क्या कौन सा सही है? तो आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, यानी आंकड़े बदलते रहते हैं, हमेशा एक समान नहीं रहते। इस साल मान लीजिए बढ़िया बारिश हुई तो बढ़िया धान हुआ, चावल अच्छा हुआ, लेकिन अगले साल हो सकता है कि बारिश कम हो, चावल 1 बिघे में जहाँ 16 कुंटल हो रहा था, हो सकता है बारिश कम हो 10 कुंटल हो। नहीं कहते घर पे लोग कहते हैं ना, इस साल गेहूं बड़ा कम में भेल, झूर मार दिले, कहते हैं ना इस साल चावल पैदा बड़ा कम में भेल, पानी नहीं मिलल, कहते हैं ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आंकड़े समान हो। तो आंकड़े कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। याद रहेगा, आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। जब भी सत्य असत्य की बात आएगी कि आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, यह सत्य है या असत्य है, तो क्या कहेंगे? सत्य। ठीक है, चलिए दूसरी बात पर आते हैं। अब मुझे ये बताइए, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्होंने गणित में कुछ नंबर पाए, विज्ञान में कुछ पाए। जैसे मान लीजिए ये छात्र 1 है, ये पहला छात्र जो है गणित में 45 नंबर पाया, विज्ञान में 30 नंबर पाया, अंग्रेजी में मान लीजिए 25 नंबर पाया। और ये दूसरा जो लड़का है वो गणित में 35 नंबर पाया, लेकिन विज्ञान में 50 नंबर पा गया, और अंग्रेजी में मान लीजिए 40 नंबर पा गया। ठीक है, तो अगर देखिए गणित एक अलग विषय है, विज्ञान एक अलग विषय, 3 विषय हो गए ना। कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। तो गणित एक अलग विषय है, विज्ञान एक अलग विषय है, और अंग्रेजी एक अलग विषय है। तो दोनों को मिलाकर पूछें कौन सा छात्र बढ़िया है, कौन सा छात्र
बढ़िया है, या कौन सा छात्र जो है बढ़िया नंबर पाया है, सबसे अच्छा नंबर पाया है, तो क्या कहेंगे? दूसरा। विज्ञान में कोई जरूरी, गणित में तो ये बढ़िया पाया है, अंग्रेजी में दूसरा वाला पाया है। पहले वाले छात्र ने गणित में नंबर बढ़िया पाया, दूसरे वाले छात्र ने विज्ञान में नंबर पाया, फिर दूसरे वाले छात्र ने फिर विज्ञान में नंबर पाया। तो तीनों विषय को एक साथ मिला के पूछेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम सीधा सीधा सवाल पूछते, अगर अब देखिए ये तो कंफ्यूजिंग का प्रश्न था, ठीक है, इसमें आपको उत्तर देने में कठिनाई हो रही कि नहीं? कोई कहेगा कि गणित में हम पूछेंगे कौन सा छात्र बढ़िया है, तो गणित विषय को देखेंगे तो पहला छात्र को बताएंगे, विज्ञान विषय को देखेंगे तो दूसरा छात्र को बताएंगे ना। तो ऐसे उलझन पैदा हो जा रही है, सही डाटा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछते कि गणित विषय में किस छात्र ने अधिक नंबर पाया, छात्र पहले छात्र ने, या नाम लिख दें, यहाँ छात्र का नाम लिख दें विवेक, और यहाँ पर लिख दें प्रीतम, आप ही लोगों का नाम लिख दें तो समझ में आएगा। तो अगर हम पूछें कि विवेक ज्यादा नंबर पाए हैं या प्रीतम नंबर, किसने जो है किस बढ़िया नंबर पाया, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोग ढेर दिमाग लगाएंगे तो इसको तीनों को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, फिर कहेंगे कि देखें कि कौन ज्यादा पाया। तो ऐसा नहीं करना है। आंकड़े का मतलब, आंकड़े आप देख लिए, आंकड़े देखकर आप तुरंत उत्तर बता देते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं करना होता है, ठीक है। तो आंकड़ों का यही नियम ही है। तो देखिए, अगर हम सीधा सा सवाल पूछते, गणित में विवेक और प्रीतम दोनों में से गणित में किसने ज्यादा नंबर पाया? विवेक ने। विज्ञान में किसने ज्यादा नंबर पाया? प्रीतम ने। अंग्रेजी में किसने ज्यादा नंबर पाया? तो देख रहे हैं, अगर हम सभी विषय को मिला दे रहे हैं तो प्रश्न का जवाब देना कठिन हो जा रहा है ना। लेकिन एक विषय को पूछ रहे हैं, तो अगर गणित, अंग्रेजी और विज्ञान तीनों को मिला दे रहे हैं तो इसे कहते हैं द्विजातीय। द्विजाति माने अलग अलग जातियां, द्विजाति माने अलग अलग जाति। गणित की जाति अलग है, अंग्रेजी की जाति अलग है, विज्ञान की जाति अलग है। तीनों को मिला दिए तो ये स्वजाति तो हुआ नहीं, द्विजाति हुआ। लेकिन अगर केवल गणित की बात करें तब ये क्या हो गया? स्वजाति। अगर केवल विज्ञान की बात करें, ठीक है, तो केवल गणित की बात करें अगर हम, तो ये हो गया स्वजाति। केवल विज्ञान की बात करें तो ये हो गया स्वजाति। केवल अंग्रेजी की बात करें तो ये हो गया स्वजाति। ये केवल, समझ रहे हैं? तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग। अगर हम पूछें कि विजाति, पूछें कि किसने ज्यादा नंबर पाया, किस विषय में किसने ज्यादा नंबर पाया, तो आपको उत्तर देने में दिक्कत होगी। तो ये विजाति है। तो आंकड़ों में विजाति से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। विजाति से कोई निष्कर्ष निकालें, लेकिन सजातीय आंकड़े हैं तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आंकड़े सजाती हैं, यानी गणित विषय में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गणित विषय में विवेक अच्छा है, तो आगे चल के गणित में ये बढ़िया करेगा, ठीक है। निष्कर्ष निकला कि नहीं कुछ? विज्ञान में प्रीतम अच्छे हैं
तो प्रीतम विज्ञान में आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे। अंग्रेजी में प्रीतम अच्छे हैं तो अंग्रेजी में प्रीतम अच्छा करेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि अगर सजाती आंकड़े हैं तो हम तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? इतना जो तामझाम हमने किया वो किस लिए किया? वो इसलिए किया कि आपको ये समझाने के लिए कि अगर आंकड़े सजाती हैं तो तुलना कर सकते हैं कि नहीं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर आंकड़े सजाती हैं तो हम तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं यह सत्य है या असत्य है। आंकड़े जब सजाती होंगे तो क्या होगा, उनकी तुलना करके हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब देखिए, जिसको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे चारों तरफ हैं जिनको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे पूछें कि आप कितना ईमानदार हैं, कितना ईमानदार हैं, 2, 5, 9, 2 किलो, 2 दर्जन, 2 लीटर, कितना ईमानदार है? ईमानदारी को संख्या में बता सकते हैं क्या? नहीं। आप कितने अच्छे हैं संख्या में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। आप जो मित्रता है, किसकी मित्रता किससे कितनी घनिष्ठ है, 2 किलो है या 2 दर्जन है, 2 लीटर है या 2 मीटर है, ये सब संख्या में नहीं ना व्यक्त होता। तो ईमानदारी, मित्रता, चरित्र, इन सब को आंकड़ों में व्यक्त कर सकते हैं, सांख्यिकी में अध्ययन कर सकते हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत इनको अध्ययन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सांख्यिकी यही कहता है कि ऐसे सभी आंकड़े जिनको संख्याओं में या अंकों में नहीं व्यक्त कर सकते, उनका अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ईमानदारी का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ईमानदारी का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं? बताइए, करेंगे? नहीं करेंगे। मित्रता का अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं? नहीं। चरित्र का तो कर ही लेंगे, चरित्र का कर लेंगे ना, कर लेंगे? नहीं। ये मित्रता, ईमानदारी, मित्रता और चरित्र, इन तीनों का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं कर सकते, तो आप देखिएगा उसमें कहीं ईमानदारी, मित्रता, चरित्र, ठीक है, करुणा, दयालुता, ये सब चीजों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आगे देखिए, आंकड़े जो हैं समूह में एकत्र किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आंकड़े जो हैं समूह में एकत्र करते हैं, तभी तो उसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो आंकड़े हमेशा समूह में एकत्र किए जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आंकड़े किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं, अलग अलग या समूह में, कैसे एकत्र किए जाते हैं? समूह में। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। कैसे होते हैं? संख्यात्मक राशि में। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं ना कि जितने आंकड़े को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसका अध्ययन तो हम सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट क्लियर है। इस पे आपसे प्रश्न किया जाए तो बताइए, सत्य या असत्य? आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, सत्य है या असत्य? आंकड़े अपरिवर्तनशील होते हैं, आंकड़े अपरिवर्तनशील होते हैं, सत्य है या असत्य? असत्य है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर 2 सजाती राशियां हैं, 2 सजातीय राशियां हैं, तो क्या उनका तुलना करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं?
निकाल सकते हैं? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ईमानदारी का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं? कर सकते हैं? सत्य है या असत्य बताइए। आंकड़े सदैव अलग अलग एकत्र किए जाते हैं। क्या है, सत्य या असत्य? असत्य। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। सत्य है? सत्य है। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि होती है। सत्य है या असत्य? आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि नहीं होती है। सत्य है या असत्य? असत्य है। ठीक है। तो ये आंकड़ों की विशेषताएं समझ में आई। इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। चलिए।